Dear students, today I will be talking about definite integrals. This will be the last lecture about this integration, definite integrals. अभी तक आप लोगों ने जो आज तक इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी उसमें कोई लिमिट्स वगैरह दिए नहीं गए थे. जब एक फंक्शन इंटीग्रेट होती है और उसमें लिमिट्स दिए गए होते हैं तो उस टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ इंटीग्रल वी कॉल एज अ डेफिनेट इंटीग्रल. अभी तक आप लोग फंक्शन देख रहे थे, कोई फंक्शन y dx. These limits were open, these ends were open. So that is called as indefinite integration. प्रोसीजर इसका भी एग्जैक्टली वही है जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, लेकिन यहां पे फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है विद इन द लिमिट्स. मैं आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं. सपोज मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जो इंटीग्रेशन है अगर हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब है टू फाइंड द एरिया अंडर बाउंडेड बाय अ कर्व. टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व. सपोज हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये कर्व है. अगर हमें इस कर्व का एरिया निकालना है, ये y है, ये x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x. अगर हमें इस कर्व का एरिया निकालना है, यहां पे x का वैल्यू a है और यहां पे x का वैल्यू b है, यानी x का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम a टू b. तो हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे. यानी अगर ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यहां पे x है, जो इस कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आता है, अगर ये बाउंडेड एरिया है दैट मींस हमें इसके लिमिट्स दिए गए हैं. दैट मींस हमें एरिया बिटवीन द टू पॉइंट्स निकालना है, टू वैल्यूज ऑफ x निकालना है. तो हम वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं. अगर हमें कोई लिमिट्स नहीं दिए गए हैं तो पूरा एरिया निकल के आएगा, लेकिन अगर हमें इस कर्व का एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया निकालना होगा तो हम वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं. ये इसका होता है लोअर लिमिट और ये इंटीग्रेशन का अपर लिमिट होता है. इंटीग्रेशन का तरीका, करने का तरीका बिल्कुल वही है जो इंडेफिनिट, जो हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी तक किया, लेकिन प्रोसीजर इसका यह है जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन खत्म की, कंप्लीट की, कोई फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन की, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे चाहे आप बाय पार्ट से करोगे, तो फाइनली आपको क्या करना है, जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन खत्म की, कंप्लीट की, तो आपका आंसर आ गया. उसके बाद आपको लिमिट्स का वैल्यू देना है. पहले अपर लिमिट का वैल्यू देना है, माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू देना है. मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा. यहां पे बेटा फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन है ऐसे 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x और यहां पे dx है. तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इस टाइप ऑफ इंटीग्रल को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. यानी यहां पे जो डिनोमिनेटर है हम चाहेंगे इसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो उसके लिए क्या है, हम डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करते हैं एक फंक्शन से. सपोज ये मैंने यहां पे इसको z से सब्स्टिट्यूट किया, तो वैल्यू इसका क्या आ गया बेटा. तो अब अगर हम यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो वो हो गया dz बाई dx. तो वो किसके आ गया, किसके बराबर आ गया, 1 की डिफरेंशिएशन 0 है और इसकी डिफरेंशिएशन 3 है. दैट मींस जो dz है बेटा वो किसके बराबर आ गया, 3dx के बराबर. तो dx बेटा किसके बराबर आएगा, वो आएगा dz डिवाइडेड बाई 3. बात समझ में आ रही ना. तो हम इस फंक्शन को अब कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया 1 बाई 1 प्लस 3x, ये तो z के बराबर है, 1 प्लस 3x z के बराबर है, और dx जो है बेटा ये किसके बराबर हो गया, dz बाई 3 के बराबर. तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1 बाई 3 ये हो गया dz डिवाइडेड बाई z. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, 1 बाई 3 लॉग ऑफ z हो गया कि नहीं हो गया, 1 बाई 3 लॉग ऑफ z, जो मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले पढ़ाया. तो हम z का वैल्यू वापस देंगे, सो वो आएगा
log ऑफ z के बदले 1 प्लस 3x। तो ये तो आपको आ गया इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस 3x, इसका वैल्यू बेटा क्या आ गया? इसका वैल्यू आ गया log ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3। इसी को मैंने यहां पे लिखा है ऐसे, log ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3। यही है ना, ये एग्जैक्टली सेम, ये 1/3 है। तो दैट मीन्स इस फंक्शन को आपने बेटा अच्छे से इंटीग्रेट किया है और इसका वैल्यू ये आया है। सिंपली आपने इंटीग्रेशन की जैसे आप नॉर्मली पहले करते थे, लेकिन अब लिमिट्स है। इंटीग्रेशन तो हो गई, दैट मीन्स ये इंटीग्रल में यहां पे फिर से नहीं लिखूंगा। ये ऑपरेशन तो हमने किया, इंटीग्रेट इस फंक्शन को किया। अब इस इंटीग्रल को यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस फंक्शन को ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगा। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने बेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, और जो लोअर लिमिट है इसको यहां पे लिखा है, और जो अपर लिमिट है इसको यहां पे लिखा है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब क्या करेंगे इसके बाद? ये 1/3 ये बाहर। अब इस फंक्शन में पहले x को 2 वैल्यू देंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन में 0 वैल्यू देंगे। यानी पहले अपर लिमिट का वैल्यू देंगे, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू देंगे। सो दैट मीन्स 1/3 तो बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है। अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया तो 1/3 बाहर आ गया बेटा, तो अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया log ऑफ 1, अंदर रह गया log ऑफ 1 प्लस 3x, और लिमिट्स को मैं ऐसे लिखूंगा 0 to 2, यानी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो उसके बाद इस वाली फंक्शन में पहले x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, दैट मीन्स 1/3 तो बाहर ही है, log ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही ना? वही किया है यहां पे, 1/3 log ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 2, माइनस लिखा है log ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 0, यही लिखा है ना बेटा। दैट मीन्स पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट दिया है, माइनस किया है, फिर इस फंक्शन में लोअर लिमिट दिया है। अब इसके बाद बेटा सिंपली सॉल्व करना है। सो 1/3 log ऑफ, आपको पता है BODMAS, पहले यहां पे प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करोगे। सो दिस इज 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 प्लस 1 दैट इज 7, 1/3 log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 3 इंटू 0 दैट इज 0, सो log ऑफ 1। बात समझ में आ रही है ना बेटा? सो दैट मीन्स ये क्या बनेगा? 1/3 log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 1। सो 1/3 log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 1 आपको पता है बेटा 0 होता है। सो 1/3 log ऑफ 7 इसका आंसर आएगा। लेट अस सी एन अनदर एग्जांपल। अब यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट किया हुआ है और इसके बाद लिमिट्स पुट किए हुए हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx, जो आपको बेटा याद भी है, जो आपको बेटा पता भी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x बेटा किसके बराबर होता है? ये होता है सिंपली sin ऑफ x के बराबर। सिंपली आपको पता है ये sin ऑफ x के बराबर है। बात समझ में आ रही ना? लेकिन यहां पे लिमिट्स जो है, दैट मीन्स जो x का वैल्यू है वो चेंज, इसका सबसे लोअर लिमिट है माइनस π/2, अपर लिमिट इसका है प्लस π/2। अब क्या करेगी बेटा? तो इंटीग्रेशन तो cos x की हो गई, वो हो गई sin x। तो अब मुझे इंटीग्रल sin को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, यहां पे लिखूंगा माइनस π/2 और ऊपर लिखूंगा प्लस π/2। बात समझ में आ रही है? उसके बाद वही टेक्निक बेटा, अब sin जो है x के बदले में अपर लिमिट दूंगा, सो दैट विल बी sin π/2, माइनस उसके बाद जो x है उसको लोअर लिमिट दूंगा, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस π/2। बात समझ में आ रही है बेटा? सो इट विल बी इक्वल टू sin ऑफ π/2। आपको पता है जो sin है ये एक ऑड फंक्शन है, जिसके लिए मैंने एक अलग लेक्चर अपलोड किया है YouTube पे। साइन ऑड फंक्शन है, तो ये जो ये माइनस है ये इसको वॉमिट करेगा, दैट मीन्स बाहर देगा, दैट मीन्स ये साइन, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा साइन ऑफ π/2। बात समझ में आ रही है बेटा? साइन ऑफ π/2 किसके बराबर होता है? साइन ऑफ π/2 1 के बराबर होता है। सो इट विल बी 1 प्लस साइन ऑफ π/2 1 के बराबर होता है, सो ये होगा 0 के बराबर, ये होगा 2 के बराबर। सो 1 + 1 = 2। सो बेटा आप लोगों ने देखा
मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तो उस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें यूज करना है। तरीका यह है कि पहले आप इस फंक्शन में अपर लिमिट देंगे, माइनस करेंगे उस फंक्शन में लोअर लिमिट। जैसे आपने यहां पे लोअर लिमिट -π/2 है, अपर लिमिट यहां पे π/2 है, तो पहले आपने अपर लिमिट दिया, माइनस किया, फिर इसके बाद लोअर लिमिट। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस कोर्स फॉर इंटीग्रेशन एज वेल। सो इस से जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लेक्चर्स अपलोड करूंगा, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। Now I will move to the vectors. That's also an important mathematical tool which is extensively used in physics. So after this I am going to upload lectures on vector analysis, vector calculus. Thank you very much. Thank you.